नमस्ते बच्चों, वेलकम। और अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे पहले अपन चाहते हैं कि इसमें एक जनरल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो, और उसमें भी सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्शन की अपन बात करें, उस पाठ परिचय की अपन बात करें। और साथ में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक जो यौगिक है, उनके वर्गीकरण की बात भी करनी है। तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अगर अपन कहें कि कार्बनिक जो रसायन है, कार्बनिक रसायन, उसके जनक कौन है, तो आंसर आता है बर्जिलियस। तो बर्जिलियस कौन है? कार्बनिक रसायन जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके क्या है बच्चों? जनक है भाई, है ना। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? बर्जिलियस। ऐसे। और अगर अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान के जनक, तो वो कौन है? लेवोसियर होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर आएगा? लेवोसियर। ऐसे। अच्छा, अगली चीज, इसके बाद में अगर अपन बात करें कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण किया गया, तो वोलर संश्लेषण, जो वोलर वैज्ञानिक है, वोलर साइंटिस्ट, उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण करा। प्रयोगशाला में यूरिया बनाया हुई, लैब के अंदर, लेबोरेटरी में यूरिया का निर्माण, सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक यूरिया है, उसका निर्माण वोलर ने कहा किया? प्रयोगशाला में किया। कैसे किया? देखो, रिएक्शन से देखो। एक तो ले लिया उन्होंने अमोनियम सल्फेट, क्या लिया? अमोनियम सल्फेट। और दूसरा है पोटेशियम साइनेट, एक है पोटेशियम साइनेट। इन दोनों की रिएक्शन करवाई, जिससे उनको मिला एक तो अमोनियम साइनेट, इसे बोलते हैं अपन अमोनियम साइनेट। और साथ में K2SO4 साथ में बना। फिर क्या हुआ? जो अमोनियम साइनेट है, उसको गर्म किया जाता है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, पुनर्विन्यास रिएक्शन। उसके थ्रू किसका निर्माण होता है? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? NH2CO NH2। ऐसे। अगली बात अपन करते हैं, क्योंकि अपन कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो उसमें कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करी जाती है। तो कार्बनिक जो यौगिक है, उससे क्या मतलब है? कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोकार्बन और इनके जो व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव हैं, इनको संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या कहा हमने? हाइड्रोकार्बन और इनके जो व्युत्पन्न डेरिवेटिव हैं, इनसे रिलेटेड। जैसे मान लो, हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन और जिनमें कार्बन पाई जाती है, वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन व्युत्पन्न से मतलब है साथ में दूसरे एलिमेंट और जुड़े हों, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके साथ में हो, है ना। और कोई अदर एलिमेंट जो है उनके साथ में, जैसे सल्फर है, ये आते हैं, तो वो उनकी क्या हो गए? व्युत्पन्न हो गए, या कहीं ना कहीं कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, ये सब चीजें। तो उसको अपन संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं भाई? कार्बनिक यौगिक। सिंपल, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अच्छा, अगली बात अपन ये समझना चाहते हैं कि कार्बन में जो कार्बनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहा हमने? कार्बन में जो कार्बनिक यौगिक बनाने की जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो किसकी वजह से होती है? तो मुख्य देखो, तीन बातें अपने को समझनी है। एक तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना। एक तो कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का। श्रृंखला मतलब कार्बन से कार्बन चेन, चेन बनाने का गुण है, श्रृंखला बनाने का गुण है। ठीक है, कैटेनेशन बोलते हैं उसको, श्रृंखलन प्रवृत्ति। ठीक है, कार्बन से कार्बन का जुड़ना, ये नेचर होती है कार्बन में। इस वजह से जो है भाई, इसमें कार्बनिक यौगिक बनाने की नेचर होती है। दूसरी चीज क्या है? उसकी संयोजकता है, इसकी वैलेंसी। और कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। इसका मतलब कार्बन कौन सा है? कार्बन होता है आपका चतुसंयोजी। कौन सा संयोजी है कार्बन? चतुसंयोजी, 4 होती है, ये कारण है। और एक जो है कार्बन में बहु आबंध बनाने की नेचर भी होती है। भाई, सिंगल बॉन्ड तो है ही कार्बन कार्बन के बीच में, और साथ में डबल बॉन्ड बनाने की और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने की भी इनमें नेचर होती है। जैसे मान लो, कार्बन को अपन जैसे डबल बॉन्ड के हिसाब से चेक करें कि ये ऑक्सीजन के साथ इजी वे में जो है वो डबल बॉन्ड जो है फॉर्म कर लेगा,
और ऐसे ही जो है नाइट्रोजन के साथ कार्बन की अगर अपन बॉन्डिंग की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बहु आबंध बनाने की नेचर होने की वजह से ये कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इसको देखो श्रृंखलन को थोड़ा सा और, श्रृंखलन और संयोजकता, इसके बारे में भी अपनी बात चर्चा करें। ये इंट्रोडक्शन इसका चल रहा है। हाँ जी, श्रृंखलन नेचर, श्रृंखलन का मतलब समझ लिए ना, कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ने की नेचर होती है। तो कार्बन में ये सबसे ज्यादा होती है, कार्बन के बाद में फिर सिलिकॉन कार्बन में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा फिर जो है अदर एलिमेंट आते हैं आपके, जैसे फास्फोरस है ना, जैसे नाइट्रोजन है, ये सब बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसकी श्रृंखलन की जो नेचर होती है ना, जो चैन बनाने की जो नेचर होती है वो किस में होती है, कार्बन में, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ना। इस वजह से जो है इसमें कार्बनिक यौगिक बनाने की टेंडेंसी है। दूसरी चीज अपन कह रहे थे संयोजकता, वैलेंसी का भी फर्क पड़ता है। वो कैसे, देखो भी, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। इसका मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा वही बच्चों, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा क्या, सही है। यहां देखो वैलेंस सेल कौन सा है, दूसरा है वैलेंस सेल। अपने को जब भी संयोजकता की बात करनी है वैलेंस सेल से बात करनी है ना, संयोजी कोष से बात करनी है। तो देखो s कक्षक और इधर ये 3p कक्षक अपन बना लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है जी भाई, इसमें 2 है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये इसकी एक प्रकार से आद्य अवस्था है, मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट है। जब ये एनर्जी पाते हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट की, जहां एक्साइटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो आपका युग्मित जो इलेक्ट्रॉन था 2s का, वो कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से जो है वैलेंसी का निर्धारण होता है। और यहां से ये कितनी वैलेंसी आती है भैया, कितनी वैलेंसी आती है, 4। इसका मतलब चतुर्संयोजी। और संयोजकता अगर 4 है तो इसका मतलब है कि इसकी जो है यौगिक बनाने की नेचर निश्चित रूप से रहेगी। और वही बहुआबंध वाली बात है कि इसमें डबल बॉन्ड की नेचर है ना, बनाने की, ट्रिपल बॉन्ड की भी इसमें नेचर है। तो उस हिसाब से जो है दूसरा जो एलिमेंट होता है उसके साथ में बॉन्डिंग करने की नेचर आती है। और अगर चतुर संयोजी है तो इसके अंदर जो इसकी ज्योमेट्री आती है ना, वो जो ज्योमेट्री आती है वो होती है कौन सी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये चीज टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ऐसे कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन के साथ मैंने कहा ये हाइड्रोजन है आपका, इधर से ये हाइड्रोजन और इधर से ये हाइड्रोजन, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और इधर से ये हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि ये चतुष्फलक है, मतलब टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलक, 4 फलक बनाने की इसके अंदर नेचर होती है इस टाइप से। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि इसमें ये टेट्राहेड्रल नेचर होने की वजह से भी जो है कहीं न कहीं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो इजी वे में बनते हैं। तो वो सब संयोजकता का खेल है, टेट्रावेलेंट है, ठीक है। तो ये चीज भी अपन ने समझी। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है उसकी अपन बात करते हैं। देखो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है। तो इसमें वही चीजें हैं, सब करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, कार्बनिक यौगिक के लिखा हमने, यहां से कार्बनिक यौगिक या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं अभी। तो मुख्य रूप से 2 टाइप के, ये ध्यान रखने की चीज। कौन कौन से, एक होते हैं भैया जो कि अपन उनको बोल सकते हैं अचक्रीय, कह दो उनको अचक्रीय। और अचक्रीय का मतलब होता है खुली श्रृंखला के, जो कि खुली चैन की फॉर्म में पाए जाते हैं, खुली श्रृंखला। और दूसरे होते हैं चक्रीय, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं,
क्योंकि ये आपकी एक बंद श्रृंखला होती है, क्लोज चेन होती है, बंद श्रृंखला, क्लोज चेन। ठीक है, ये चीज एक है नॉन साइक्लिक और एक है साइक्लिक या एसाइक्लिक बोल दो इसको। एक को कहा एसाइक्लिक और दूसरा है कौन सा, साइक्लिक नेचर का। ऐसे टू टाइप के है ना ये, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अच्छा, इनमें क्या है, इसका सीधा सा मतलब अपने को क्या निकालना, यहां से चक्रीय खुली श्रृंखला है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसमें उस कार्बनिक यौगिक का पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ में अटैच नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो उसको अपन खुली श्रृंखला में रखेंगे या अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों में रखेंगे। जैसे ये नेचर है, इसको ऐसे भी बना के अपन बात कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, एक ही चीज है। तो ये चीज इसके अंदर है। ऐसे ही देखो इसमें क्या है, जैसे इसके टाइप होते हैं, दो टाइप हैं इसके, एक ओपन बोलते हैं संतृप्त और एक चीज होती है असंतृप्त। एक क्या है संतृप्त और दूसरी होती है असंतृप्त। एक सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड, है ना, दो टाइप के कंपाउंड। संतृप्त में अगर बात करें तो एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी आती है या उसको अपन होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। ऐसे ही असंतृप्त में दो चीज, असंतृप्त में एक तो एल्कीन सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो आते हैं, एल्कीन होमोलोगस सीरीज, और एक होती है एल्काइन। ऐसे ये चीज। ऐसे ही देखो इधर से अपन अगर चक्रीय की बात करते हैं, चक्रीय में तो एक तो आपके होते हैं, इसको अपन बोलते हैं विषम चक्रीय, एक को कह सकते हैं विषम चक्रीय, और दूसरा होता है समचक्रीय। कौन कौन से, विषम चक्रीय और समचक्रीय। इसमें होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय में, है ना, समचक्रीय में, और एक होते हैं एलिसाइक्लिक या जो भी आपके एलिफेटिक टाइप के वो, और हाँ सॉरी एलिसाइक्लिक एलिफेटिक, और एक होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एरोमेटिक, बेंजीन रिंग वाले। ऐसे ये इनका क्लासिफिकेशन है। देखिए एक बात अपन करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो यहाँ अचक्रीय से मतलब आपने सीखा कि पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ अटैच नहीं होना है, और फिर उसमें संतृप्त में एल्केन श्रेणी। अच्छा, एल्केन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एल्केन श्रेणी या सजातीय श्रेणी है, तो भैया एल्केन से मतलब होता है एल्क प्लस एन, एल प्लस एन, ऐसे इस तरीके से अपन देखते हैं। दूसरी चीज इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका एक सामान्य सूत्र होता है, कोई भी श्रेणी होती है उसका एक सामान्य सूत्र होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है एक सामान्य सूत्र। जैसे इसका सामान्य सूत्र बनता है CnH2n प्लस 2, ये चीज। n का मतलब वही चीज है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या होगी भी, कार्बन की क्या हो जाएगी, संख्या। इसका मतलब n का मतलब। ऐसे ही देखो एल्किन मतलब एल्क प्लस इन, देखो यहाँ जो सफिक्स है अनुलग्न के रूप में इन की आवाज आ रही है, यहाँ एन की आवाज आ रही, ठीक है, एन की घंटी यहाँ इन की घंटी। और देखो यहाँ है एल्क प्लस आइन, आइन की घंटी अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में, और प्रेफिक्स के रूप में एल्क है ही सभी में, ठीक है ना। ऐसे इसके लिए जो सामान्य सूत्र बनता है एल्किन का वो ध्यान रखना, CnH2n सिंपल, और यहां क्या रखना है CnH2n-2, ये चीज रखनी है यहाँ पे ऐसे। और n का मतलब वही है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, ठीक है। एक एक अपन इसमें बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं संतृप्त, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी बात करते हैं, जो कि आपके नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक हैं। एक है संतृप्त में, और संतृप्त में किसको लिया है, एल्केन, क्लियर। एल्केन फॉर्मूला सामान्य CnH2n+2, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे कार्बन की संख्या है। जैसे बच्चों मान लो यहां मैं n की वैल्यू लिखता हूं,
ठीक है। और फिर उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा उसका, मॉलिक्यूलर या जिसको आप आणविक सूत्र बोलते हैं, आणविक सूत्र आ जाएगा उसका यहाँ ऐसे n की वैल्यू से। जैसे n की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब कार्बन का नंबर कितना है, 1 है। अपन वो बात भी करेंगे उसके अंदर, जैसे कार्बन का नंबर 1 होता है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो मैथ होता है, 2 के लिए एथ है ना, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये सब। तो यहाँ आणविक सूत्र या जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस कंडीशन में देखो, जब कार्बन का नंबर 1 होगा तो एल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, देखो याद रख के देखो, एन, तो ये सी रख के देख लो, CH2 और इंटू 1+2, तो इसका क्या आएगा सिंपल, इसका हो जाएगा CH4। ये इसका क्या है CH4। ऐसे ही अगर कार्बन का नंबर 2 है तो क्या हो जाएगा भैया, ये सिंपल C2H6 होगा। कार्बन का नंबर 3 है तो C3H8 हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि हाइड्रोजन के नंबर में दिक्कत है अपने को, 2 n का 2 है तो कार्बन तो 2 है, 1 है तो 1 है, 3 है तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। लेकिन हाइड्रोजन के नंबर के लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कार्बन का डबल करना और उसमें 2 जोड़ना है, वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। ऐसे ही देखो 4 है तो क्या हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, 5 है तो फिर क्या C5H12 हो जाएगा भाई। 5 दूनी 10, 10 का 10 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए, 12 हो गए। ऐसे ऐसे ही जो है आगे भी अपन कर सकते हैं, जैसे 6 कार्बन वाला है तो उसको क्या कह दोगे, C6H14 हो जाएगा, 7 है तो C7H16 हो जाएगा। इस टाइप से इनके आणविक सूत्र लिखे जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचना सूत्र भी यहाँ से लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ तो इसमें जैसे कंप्लीटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका मीथेन के लिए लिखोगे तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं। और इसके लिए देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिया करो। फिर वैलेंसी अपन जानते ही है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4, 4 बॉन्ड से बंधित होना चाहिए। तो यहाँ से H, यहाँ H, इधर H और इधर H, ये देख लो C2H6 है। वैलेंसी भी सही है कार्बन की 1 2 3 4, ऐसे बहुत इजी है। ऐसे C3H8 के लिए 3 कार्बन बना लिया करो। फिर यहाँ से H H H, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से, इधर वही 3 हाइड्रोजन, खत्म, आराम से करो। C4H में वही तरीका है, C4H10 में भी वही तरीका, C5H12 में भी वही तरीका है भैया, ठीक है। तो इसका अपने को ये सामान्य सूत्र अगर आता है तो इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र लिखा जा सकता है। ऐसे ही जो है असंतृप्त की लिए भी बात करी जा सकती है, जो कि आपके अनसैचुरेटेड है। उनमें कौन कौन आते हैं, एक तो एल्कीन और दूसरा कौन, एल्काइन आता है। तो ये एल्कीन और दूसरा कौन है, एल्काइन है। तरीका वही होगा सब। इसका CnH2n, इसका क्या होता है भैया, CnH2n-2 होगा इसका। तो इसके लिए भी जो है आप अगर जैसे मान लो n बराबर 1 हो, कार्बन की संख्या 1 हो, n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो, n बराबर 4 हो, ऐसे n बराबर 5 हो, तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पहला काम तो ये है। तो भैया देखो इस कंडीशन में जो होता है ना, एल्कीन की अगर कंडीशन है ना, अनसैचुरेटेड, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी दिखेगा। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। यहाँ एल्काइन में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए ऐसे। तो देखो बॉन्ड डबल या जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसे अपन बहुआबंध कहते हैं, है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि कार्बन का नंबर कम से कम 2 होना चाहिए। कार्बन का नंबर या नंबर ये जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक कार्बन के साथ तो कैसे बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है हमेशा कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, इस वजह से। यहाँ अगर देखो n=1 है तो ये चीज ऐसे बनी CH2, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, या तो 2 ही बैठ रही है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में इसको भी देख लो, अगर यहाँ रख के देखोगे तो ये चीज ओनली CH आएगी, है ना। तो CH का एग्जिस्टेंस कैसे होगा, अस्तित्व कैसे होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 तो कम से कम होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ भी एग्जिस्टेंस एक कार्बन के लिए नहीं बनेगा, कंपाउंड ही नहीं बनेगा। हाँ 2 से स्टार्ट कर सकते हो इसका, ऐसे 2 है तो इसका सिंपल एल्कीन है, तो यहां से इसका बन जाएगा C2H4, यहां बनेगा C2H2, जो वैल्यू रखोगे इसमें
जैसे यहाँ n की वैल्यू 2 रखी, ये 2 आ गया, यहाँ 2 रखा तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, C2H4 हो गया। ऐसे ही यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, कितना, C2H2 और ये C2H4। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तैयार हो गए। ऐसे ही 3 होता तो क्या हो जाता, C3H6, यानी यहाँ एल्किन की कंडीशन में जो हाइड्रोजन का जो नंबर आएगा वो कार्बन का क्या आएगा, डबल आएगा, सिंपल। और यहाँ जो है डबल करके फिर उसमें 2 कम करना होता है। जैसे यहाँ C3 डबल कितना 6, डबल कितना 6, 2 कम करो 4, ऐसे C3H4, ऐसे ही 4 हो तो C4H8, यहाँ डबल करके 2 कम करने हैं तो कितना हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 डबल C5H10, और यहाँ डबल करके 2 कम करोगे तो C5 क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। ऐसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, इस टाइप से अपन इनको कर सकते हैं इजी वे में। चलो ये बात होगी इसकी, जो आपका ये जो नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी बात। और उनमें देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वही चीजें हैं, जैसे मान लो आप कहते हो कि भैया CH3C है ना, H2 और यहाँ OH, ऐसे ये भी उसी कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, इसमें नॉन साइक्लिक का, क्योंकि यहाँ अपन ने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है ना, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह लगा दिया, कार्बनिक यौगिक की कैटेगरी तो नॉन साइक्लिक ही होगी, है ना, चक्रीय टाइप का होगा। और कोई जैसे मान लो CH3CO और ये CH3 है, ये भी वही चीज है। आपने यहाँ ऑक्सीजन को जो जोड़ा है वो डबल बॉन्ड से जोड़ा है, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है ये, ऐसे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। या कुल मिला के बात यह है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं दर्शा रहा, इस वजह से ही तो नॉन साइक्लिक है, चक्रीय है, ठीक है भैया। अच्छा, ऐसे ही अपन जो है इन चक्रीय जो यौगिक हैं इनकी बात कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों की। और चक्रीय से मतलब है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो अंतिम कार्बन के साथ क्या हो जाए, बॉन्डिंग बना ले या अटैचमेंट शो कर दे, तो वही क्या हो जाएंगे, चक्रीय रहेंगे, साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है, या क्लोज चेन वाले हो जाएंगे। तो इसमें 3 कार्बन वाले भी बनते हैं, देखो, ठीक है, ऐसे। तो एक तो जो है ये सीधी सी बात है, चक्रीय है, चक्री साइक्लिक, तो इसमें भैया पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ में अटैच होगा, सिंपल सी चीज है। जैसे यहाँ ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, इसी प्रकार से 5 कार्बन वाला भी हो सकता है। इस टाइप से अपन जो है ये चक्रीय की बात कर सकते हैं। कहने का मतलब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से अटैच हो रहा है और बंध संख्या बनती है, सिंपल चीज है। इसके बाद में कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक चीज होती है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय का मतलब क्या है, देखो सिंपल, विषम, विषम का मतलब होता है अलग, विषम से मतलब क्या है भी अलग, तो इसके अंदर कार्बन के साथ साथ अलग परमाणु भी आते हैं, सही है, विषम का मतलब अलग। जैसे कि आपका नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, सल्फर, ऐसे एलिमेंट्स क्या है, कार्बनिक जो श्रृंखला बनती है, चक्रीय श्रृंखला, उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे अपन ने कहा कि भाई ये आपका कार्बन, ये इधर भी कार्बन, और यहाँ अपन ने अटैच कर दिया ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये जो कंपाउंड जो बनेगा वो किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, यहाँ से जैसे CH2 है, ये CH2 है, इसे ऑक्सीजन कहते हैं। पर अपने को तो सिंपल से इसका एग्जांपल समझना था, ये किस टाइप का हो गया, विषम चक्रीय टाइप का हो गया। ऐसे ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से CH2, ये CH2 है, ठीक है, और यहाँ आपका ये यहाँ भी ये करो, ये CH है, और यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ो एक बार, और फिर ये अटैच कर दो ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के अलावा यहाँ सल्फर को भी अटैच किया जा सकता है, जैसे। और बनाने का तरीका देखो, ये सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं अपन, ये यू, जैसे यहाँ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड कर दिया, दोनों चीज यही है, ये कहो या ये, ठीक है, ऐसे। इसी टाइप से अपन यहाँ सल्फर को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया हमने सल्फर को। ऐसे नाइट्रोजन का भी केस बनता है, क्योंकि यहाँ से ये देखो एक रिंग बने और इसमें ये नाइट्रोजन को ऐड कर दें अपन, ये भी जो है पिरीडीन अपन इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन जब होता है
ये आपकी एक चीज इसमें थायोपीन होती है, ये भी है। तो इस टाइप से ये विषम चक्रीय जो है कंपाउंड, और जिसमें कहने का मतलब कार्बन में जो परमाणु है उसके साथ साथ में अन्य परमाणु भी शामिल रहते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों, विषम चक्रीय के बाद में आता है समचक्रीय। और समचक्रीय का मतलब है कि केवल और केवल कार्बन की चेन होती है, अन्य तत्वों की चेन इसके अंदर नहीं होगी या अन्य तत्व शामिल नहीं रहेंगे। ये है मुख्य बात। यहाँ समचक्रीय का मतलब है कि सभी जो एटम है श्रृंखला में या जो परमाणु है वो क्या होंगे, कार्बन परमाणु होंगे सारे के सारे। ठीक है, सभी एटम क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे, ये चीज। और इसमें भी दो टाइप के हैं, एक तो है एलिसाइक्लिक। देखो एलिसाइक्लिक से मतलब ये है अपना सिंपल सा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अपने को दिखनी चाहिए, और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। देखो ऐसे, जैसे ये अपन ने बनाया, क्लियर। या इसमें यूं कर लो कि जैसे मान लो वही चीज है CH2 और CH2 है, भाई बंद श्रृंखला चक्रीय श्रृंखला, लेकिन किस टाइप की चीज है, एलिसाइक्लिक समचक्रीय के अंदर। ऐसे ही देखो ये चीज वही, यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, ये CH2, ये CH2, ये वही चीज है। और भी चीजें अपन डबल बॉन्ड के साथ भी ये बात बता सकते हैं, जैसे यहाँ से ये डबल बॉन्ड कर दिया, इसका मतलब यहाँ CH है और यहाँ CH है और यहाँ क्या है, CH2 है। ऐसे ही 5 कार्बन की जो है वो चेन भी बनाई जा सकती है इस टाइप से ये। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ भी अपन बात कर सकते हैं वैसे। ये सब क्या है, एलिसाइक्लिक टाइप की चीज है। इसी टाइप से एक चीज होती है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या करते हो, एरोमेटिक में एक विशेष बात है कि बेंजीन रिंग होती है। मेन चीज तो यही है, तो उसमें एक हक्कल रूल होता है, उसकी भी बातें करते हैं। हक्कल रूल एक जगह ये भी बताया जाएगा। पर बेंजीन रिंग जहाँ देखे सिंपली वो एरोमेटिक कैटेगरी में, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, तो ये कौन सी टाइप की चीज है, तो ये आपकी एरोमेटिक। ऐसे ही मान लो बेंजीन के साथ में बेंजीन रिंग ऐड है, ऐसे बेंजीन को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ये एंड ये आपकी फिनोक्सिलिन होती है। और अगर तीन रिंग एक जगह रहती है बेंजीन रिंग, इस टाइप से बना देता हूँ मसी का ही, बीच में ये रिंग डाल के, तो ये एंथ्रासीन होती है। ये बेंजीन है, ये फिनोक्सिलिन है, ये एंथ्रासीन। उस टाइप से ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है कार्बनिक युग्मिकों का, इस प्रकार से भी पूरा होता है। अब इसमें देखो जो भी, इसमें जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ भी मैं कुछ बना रहा था, है ना, रिंग वगैरह बना रहा था इसी टाइप से। एक प्रदर्शन का एक तरीका होता है जिसमें अपन लिख लेते हैं कार्बनिक, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, यौगिकों के, यौगिकों का प्रदर्शन करो इसी का, प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से होगा भाई। एक तो एक संरचना सूत्र के हिसाब से होगा। कौन सा संरचना सूत्र, एक होता है संगणित सूत्र या संगणित संरचना सूत्र के संगणित सूत्र, कंडेंस फॉर्मूला। और एक होता है आबंध रेखा, बॉन्ड लाइन, नोटेशन भी बोलते हैं, आबंध रेखा सूत्र या बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये तीन तरीके से जो है उसका प्रदर्शन किया जाता है। संरचना सूत्र का मतलब क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई जैसे मान लो कोई आप स्ट्रक्चर देते हैं कि अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे C3H8 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है, तो क्या करोगे, इसमें कार्बन कितने, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 8s, स्ट्रक्चर स्टेप्स। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। उसको और भी अगर ऐसे ये लिखते हैं, जैसे मान लो इसको मैं संगणित सूत्र के रूप में लिखूं तो इसको कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे CH2 और CH3, इस टाइप से तुम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला, संगणित सूत्र। या फिर जैसे मान लो अपने पास है ये चीज है CH3, CH2 बार बार रिपीट हो रहा है, CH2 ऐसे CH3, ये फॉर्मूला। इसमें क्या कर सकते हैं, जो चीजें रिपीट हुई है उनको अपन एक जगह कंडेंस कर सकते हैं CH3, और यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं CH2 का होल थ्राइस CH3। ये तरीका कंडेंस में ही आएगा या संगणित सूत्र में आएगा। एक होता है
बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा सूत्र। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा, कि जो भी चीज है उसको आप केवल लाइन की फॉर्म में बताते हैं, बॉन्ड लाइन की फॉर्म में, केवल बॉन्ड जैसे, और कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसके अंदर। जैसे मान लो अपन कहें कि भैया मेरे पास है CH3, CH2 और CH3, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, तो क्या करना है, कार्बन को ना, देखो यहाँ से ये चीज, तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन डावन रेखा सूत्र हो गया इसका। ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 3 कार्बन है। और हाइड्रोजन और कार्बन को दोनों को शो नहीं करते हैं, लेकिन अदर एलिमेंट जैसे आ जाते हैं, आपका नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आती है, सल्फर आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट आते हैं उनको शो किया जाता है जनरली आबंध रेखा सूत्र में। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ अपन जानते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन शो नहीं करे जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ इनके साथ ये कार्बन है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो ये चीज लिखी हुई है CH3, है ना, CH2, और यहाँ OH लगाया है, तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इस वजह से आबंध रेखा सूत्र में आप ऐसे कर सकते हो इसको, 2 कार्बन की वजह से तो ये लो, ठीक है, और 2 कार्बन का मामला सेट है। दूसरा है कि इसको बॉन्ड से आपका कौन जुड़ा, OH, इस टाइप से अपन शो कर सकते हैं, है ना। ये चीजें जनरली ये काम आती है, ये चीज आबंध रेखा सूत्र, इसका भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने जो है ये GOC या जो यहाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अपन ने बात करी, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की बात करी, और साथ में जो है ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी है। उसके बाद में और आगे अपन पढ़ेंगे